नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुजर आप सभी का स्वागत करता हूं नेवी, एयरफोर्स, एनडी, आरपीएससी, पोस्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकेंडरी ग्रेड के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आईआईटी जेईई मेंस और पीएमटी के लिए पढ़ने सिलेबस शुरू किया है और चैनल का नाम है फिजिक्स बाय मनोज सर। जैसा कि आप जानते हैं, अपन कक्षा 11 के दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक था अपना मात्रक और मापन, तथा दूसरा जो टॉपिक था अपना वो था गति की काइनेमेटिक्स। तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे गति के नियम। गति के नियम के अंदर अपन ने गति का प्रथम नियम पढ़ लिया, गति का दूसरा नियम पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन गति का तीसरा नियम पढ़ेंगे तथा लिफ्ट की गति से संबंधित अध्ययन करेंगे। आज अपन केवल और केवल गति का तीसरा नियम देखेंगे और कल अपन लिफ्ट की गति और बंदर की जो गति है उससे संबंधित कॉन्सेप्ट देखेंगे और आपको उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट देखेंगे और इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। देखिए, गति का तीसरा नियम से पहले अपने को कुछ चीजों का पता होना चाहिए। एक होता है आवेग। आवेग क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? आवेग। आवेग को आई से लिखते हैं जब किसी वस्तु पर, यह कोई भी वस्तु है, जब किसी वस्तु पर बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है। जब इसके ऊपर मैं बल जो बहुत कम समय के लिए लगाऊंगा तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसके टाइम का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। जब किसी वस्तु पर बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है तो उसे आवेग के नाम से जाना जाता है। एफ क्या होता है? एफ बल होता है और डेल टी है जो अल्प समय होता है। अल्प समय होता है जिस दौरान वो बल कार्य करता है। आगे बात समझ में। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और टाइम का सेकंड होता है। ये कौन सी राशि है? सदिश गुणा अदिश। कौन सी राशि होगी? ये एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इम्पल्स एक सदिश राशि है क्योंकि बल एक सदिश राशि है और सदैव सदिश और अदिश का गुणनफल क्या होता है? सदिश होता है। ये था अपना आवेग। एक होता है आवेग संवेग प्रमेय। क्या होता है? आवेग संवेग प्रमेय होता है। आवेग संवेग प्रमेय। देखिए, आवेग संवेग प्रमेय क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं, गति का दूसरा नियम बताता है कि F बराबर dp बाई dt होता है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाहरी बल के समानुपाती होती है। इसको वज्र गुणा करेंगे तो dp बराबर आ जाएगा F dt। क्या आ जाएगा? dp बराबर F dt। दोनों तरफ अपन समाकलन कर देंगे। P1 से P2 dp इज इक्वल टू F को बाहर ले लेंगे dt T1 से T2। ठीक है, तो यहां आ जाएगा P2 माइनस P1, यहां आ जाएगा P अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, P1 ऊपर P2, यहाँ पर F, यहाँ T आ जाएगा T1 और T2। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ F T2 माइनस T1, F T2 माइनस T1। तो इसको लिख सकता हूँ मैं डेल P इज इक्वल टू F डेल T, F डेल T। इसे बोलते हैं आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय के नाम से जाना जाता है इसको। इसके बाद में आता है अपना गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम। देखिए, जो गति का जो तीसरा नियम है वो गति का तीसरा नियम ये बताता है जब कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, जब मैं इस वस्तु के ऊपर बल लगाऊंगा, मैंने मान लीजिए इसके ऊपर कुछ बल लगाया, ये कोई वस्तु है, जैसे मैं बल लगाऊंगा इसके ऊपर तो ये वस्तु है, जो मैं बल लगा रहा हूँ इस दिशा में मैं बल लगाऊंगा तो ये वस्तु है। जैसे मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूँ इसके ऊपर तो ये वस्तु मेरे जिस दिशा में मैं बल लगा रहा हूँ इसके विपरीत दिशा में एक बल लगाती है। यदि मेरे द्वारा लगाया गया बल का मान, जो मैं बल लगा रहा हूँ उसका मान यदि जो वस्तु बल लगा रही है उससे ज्यादा होगा तभी ये वस्तु गतिशील अवस्था के अंदर आएगी, तभी ये वस्तु गतिशील अवस्था में आएगी। इसे क्या बोलते हैं? गति का तीसरा नियम। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैं बल लगा रहा हूँ, बल लगाने के पश्चात ये आगे नहीं खिसक रहा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि मैं बहुत ज्यादा बल लगा दूं इसके ऊपर तो ये आगे खिसकने लग जाएगा, क्योंकि यदि मेरे जो मैं बल लगाऊं उसका मान जो जितना ये बोर्ड बल लगा रहा है उसके मान से ज्यादा हो जाएगा तो ये आगे खिसक जाएगा। इसे बोलते हैं गति का तीसरा नियम। मतलब कि कोई वस्तु तभी का कोई भी वस्तु जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में एक बल लगाती है। यदि हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान वस्तु द्वारा लगाए गए बल के मान से अधिक हो तो उसे वो वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है, उसे गति का तीसरा नियम बोलते हैं। इसके यदि उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक उदाहरण होता है इसका,
एक जैसे जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, आपने देखा होगा, जैसे बंदूक से गोली छोड़ी जाएगी तो पीछे की ओर झटका लगता है। बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो पीछे की ओर झटका लगता है। बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगना। जैसे ये बंदूक है, बंदूक से गोली छोड़ी जाएगी, गोली छोड़ते एक गोली बाहर निकलेगी तो बंदूक के द्रव्यमान में कमी आएगी, द्रव्यमान में कमी आएगी तो बंदूक पीछे की ओर आएगी। इसी प्रकार देखा होगा, जब कोई भी नाव के अंदर कोई भी आदमी सवार करता है, जैसे नाव में सवार करके जैसे वो किनारे के ऊपर आता है, जैसे वो किनारे के ऊपर आएगा तो जैसे नाव से नीचे उतरेगा तो जो नाव है वो पीछे की ओर जाएगी। नाव पीछे की ओर जाती है क्योंकि उसका ये कारण होता है, नाव पीछे की ओर इसलिए जाती है क्योंकि जैसे वो आदमी नीचे उतरेगा तो क्या होगा, जितना उसमें द्रव्यमान था नाव के अंदर, उसका भार था आदमी का, वो निकल जाएगा, उसके भार में कमी आएगी, इसलिए वो पीछे की ओर जाएगा। तीसरा आता है रॉकेट की गति। रॉकेट की गति भी इसी कारण से होती है। गति के तीसरे नियम के कारण ही रॉकेट की गति संभव हो पाती है। ये थे गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। इसके पश्चात आज अपन बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे। कल अपन इस टॉपिक की शुरुआत करें क्योंकि अपना जो 12th क्लास का सिलेबस है वो जोरों शोरों से चल रहा है। आज उसका लगभग 1.5 घंटे का वीडियो था, इस कारण से मैं आज आपका वीडियो छोटा बना रहा हूँ। लेकिन कल अपन इस टॉपिक की समाप्ति करेंगे। केवल 2 टॉपिक बचे हैं इसके अंदर छोटे छोटे। बंदर की या लिफ्ट की गति दोनों एक जैसी होती हैं, वो मैं आपको एक साथ ही समझाऊंगा। और कल इस गति के नियम का जो टॉपिक है इसकी समाप्ति होगी और इसके पश्चात अपन परसों नया टॉपिक शुरू करेंगे, चौथा टॉपिक कक्षा 11 से संबंधित। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।